नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन और आज के विशेष कार्यक्रम में मैं रूपम त्रिविक्रम आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वक्त के बदलाव के साथ साथ जीवन की जीने के तरीके में भी बहुत बदलाव आ रहे हैं। अब हम सभी इंटरनेट से एनी टाइम कनेक्टेड रहते हैं, यानी हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की भी बात उठती है, यानी साइबर सिक्योरिटी की भी बात उठती है। लेकिन मैं साइबर सिक्योरिटी के विषय में आपसे बात करूं, इसके पहले मैं बात करूंगी नैलिट के विषय में, जो कि भारत में साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और सूचना तकनीक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। साइबर के क्षेत्र में उन्हें रोजगार कैसे मुहैया हो, क्या इसके लिए कोई कोर्सेज भी किए जाते हैं और साइबर सिक्योरिटी का क्या मामला है, इससे हम सभी कैसे रूबरू हों। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के कार्यक्रम में विशेष मेहमान श्री नितिन पुरी जी, नितिन कुमार पुरी जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप कार्यकारी निदेशक हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत और आप पटना में अभी कार्यरत हैं। सर, जो पहला सवाल हमारे दर्शकों की ओर से आया है कि नाइलिट की क्या भूमिका है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि साइबर सिक्योरिटी एक हमारे पूरे भारतवर्ष में आजकल साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं प्रोफेसर हूँ फिज़िक्स का और अभी मुझे जिम्मेदारी मिली है कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत होने की। तो मैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है, तो इसके लिए मुझे अभी कार्यकारी निदेशक का पद दिया गया है। तो और पूरे भारतवर्ष में इसके 56 सेंटर्स हैं और अभी जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो बिहार और झारखंड दोनों के लिए जिम्मेदारी भी मिली है। तो बिहार में हमारे पास जो 12.3 एकड़ का कैंपस है, जो कि बिहटा में है, जस्ट आईआईटी के जस्ट एडजेसेंट टू आईआईटी, बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। 12.3 एकड़ का कैंपस है और उसके साथ हमारे 2 एक्सटेंशन सेंटर्स हैं, बक्सर में और मुजफ्फरपुर में, जो 1-1 एकड़ के बने हुए हैं। तो हमारे जो रोल है नाइलेट का, वो पूरे भारतवर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के जितने भी फील्ड में कार्य हैं, जो फील्ड हैं उसमें कार्य कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अभी आपने साइबर सिक्योरिटी की बात किया, हम केवल साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ चिप डिज़ाइनिंग का काम के लिए कोर्सेज़ कराते हैं, 3D प्रिंटिंग के लिए कोर्सेज़ कराते हैं। हमारे पास और कोर्सेज़ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी हैं, जिसमें हमारे पास जैसे हमारे पास 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मैंने आपसे कहा, उसके साथ साथ VLSI डिज़ाइनिंग का भी कोर्स हमारे पास है। तो साइबर फोरेंसिक्स है हमारे पास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सारे कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं और ये सारे कोर्सेज़ हम सभी स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी उनको ट्रेन करते हैं। तो हमारा ट्रेनिंग केवल बच्चों का ना होकर पूरी स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी पुलिस पर्सनल्स भी इनको करते हैं। मैं सर आपसे बहुत सारी बातें करूंगी और इन सभी विषयों में हम खुलकर बातें करेंगे कि इनके फायदे क्या हैं और इन कोर्सेज के। तो इसके पहले कि हम आपसे बहुत सारी बातें करें, आइए हमारी टीम ने, हमारी दूरदर्शन की पूरी टीम ने नाइलेट पर एक शॉर्ट मूवी बनाई है, आइए हम देखते हैं। सर, एक सवाल जो उठता है, इसके पहले कि हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, हम बात करते हैं क्योंकि दौर बदल रहा है, युवा शक्ति के रूप में अब पूरा देश जाना जा रहा है, इसमें रोजगार की लगातार बात हो रही है और हमारे जो युवा हैं वो आईटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारे जो युवा हैं उनके लिए नीलिट किस प्रकार के कोर्सेज कराता है ताकि उनको न सिर्फ देश बल्कि दूसरे देशों में भी जाकर कार्य करने का मौका मिले? जी, बहुत सही और सटीक सवाल आपने पूछा। तो जैसे कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मैंने कहा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी से रिलेटेड कोर्सेज को करवाता है। तो आईटी में जैसे साइबर सिक्योरिटी और साइबर फोरेंसिक्स, आजकल के ज़माने में जहाँ सब लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आजकल के ज़माने में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो साइबर सिक्योरिटी आजकल आप लोग देखते होंगे कि हमने साइबर फ्रॉड के बहुत केसेस हमें दिन प्रतिदिन रोज़ सुनाई देते हैं। जितने भी क्राइम्स होते हैं वो साइबर से रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो साइबर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और दूसरा उस अवेयरनेस के लिए लोगों को बताना ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बट लोगों के बीच में एक स्टिग्मा आ जाता है, एक सोशल स्टिग्मा आता है कि हम लोग ये वाली बात शेयर नहीं कर
सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि किसी के अकाउंट से 10,000 रुपये निकल गए, कई लाखों रुपए की ठगी करते हुए पकड़े गए। तो यानी साइबर फ्रॉड बहुत आजकल चैलेंज है हमारे लिए, और इसमें आप और हम सब इसके शिकार हैं। तो इसको करने के लिए पहले तो हमें इसके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, और जानकारी पता होने के बाद उसके क्या रेमेडीज़ हैं, कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाए वो। तो नाइलेट का ये कार्य है कि वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पहले बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग देने का मतलब ये है कि हम 8वीं क्लास के बच्चे को भी साइबर सिक्योरिटी बताते हैं, ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे को भी साइबर सिक्योरिटी बताते हैं, और जो लोग पुलिस पर्सनल्स हैं उन लोगों को भी हम साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देते हैं। और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग जो है हमारी वो कुछ लेवल्स पे है, यानी ऑल द कोर्सेज। ये सर किस लेवल, किस तरीके का लेवल होता है? तो ये कोर्सेज का जो लेवल है उसको हम NSQF अलाइंड कोर्सेज कहते हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। उसके बेसिस पे कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है, यानी लेवल 2 से लेकर लेवल 4, 6, 5, 6 इस तरह से लेवल है। यानी अगर बिल्कुल किसी को 8वीं क्लास का कोई बच्चा है, 9वीं क्लास का कोई बच्चा है, 10वीं क्लास का बच्चा है, या कोई पढ़ा भी नहीं है, तो उसको पहले डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताया जाता है। पहले उसे डिजिटल लिटरेसी पता लगे। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से हम डिजिटल लिटरेसी करते हैं। डिजिटल लिटरेसी के बाद फिर उसको बताते हैं कि कैसे आप अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में किस तरह से कौन कौन सी ऐप्स हैं जिनके माध्यम से लोग आपसे पैसा हट सकते हैं, या आपको मोबाइल के माध्यम से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो वो सारी बातें हम उन कोर्सेज़ के माध्यम से सब लोगों से कनेक्ट करके उनको सिखाते हैं, और सिखाने के बाद फिर उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद उनको ये पता लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि आप आजकल जैसे देखते हैं, माना मेरे पास फ़ोन आया, वो एकदम से आपसे OTP मांगते हैं या कोई ऐसा जाने की कोशिश, तो वो हम यानी ये फिशिंग के माध्यम से और किसी भी माध्यम से आपके मोबाइल में कोई आपसे कैसे एंटर कर सकता है, वो हम उस बात की ट्रेनिंग देते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मेरा एक जो मुख्य सवाल है कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये अवेयरनेस के लिए है, और अवेयर सबको होने की आवश्यकता भी है। जो दर्शक अभी टेलीविज़न स्क्रीन पर सामने बैठकर देख रहे होंगे, उन्हें भी ज़रूरत है कि वो अवेयर हों, और वो भी कोरिलेट कर पा रहे होंगे खुद से कि कई फ़ोन्स आते हैं कि आप अपना OTP, अभी OTP गया है और कई लाख रुपये आपने जीता है। तो जैसे आपने वो लिंक ओपन किया, डेफिनेटली आप ठगा गए। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए लगातार नीलिट काम कर रही है, और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस प्रोग्राम्स को भी लगातार ला रही है। मेरा जो एक महत्वपूर्ण और मुख्य सवाल है कि क्या इससे लोगों को, यानी हमारे राज्य एवं देश के युवाओं को रोजगार में मिल पा रहा है? जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से कैसे हम लड़ सकते हैं और कैसे इसे रोजगार में हेल्प करेंगे, बिल्कुल इसका सीधा सीधा संबंध रोजगार से ही है। क्योंकि अगर आप अपने जो नाइलेट का काम है, अगर हम साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स डेवलप करेंगे, वो तभी पॉसिबल है। पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर जानकारी होने के बाद उसकी टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे। जब डिटेल कोर्स में उसको पढ़ेंगे, तभी हम ये जान पाएंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे वायरस आता है सिस्टम में हमारे कंप्यूटर के, तो फिर हम एंटीवायरस बनाते हैं, यानी एंटीवायरस भी हम ही बता रहे हैं, वायरस भी हम ही बना रहे हैं। तो इसका मतलब हमें पहले उसकी रोकथाम के लिए अपने प्रोफेशनल्स पूरे मार्केट में तैयार करने पड़ेंगे, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं चाहता हूं कि ये हम सबको मिलके करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ये सब बातें कर रहे हैं, तो जो लोग साइबर फ्रॉड करते हैं वो भी हम लोगों को सुन रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि ये लोग इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं। तो इसका मतलब हमको उस तरह से पैसे ऐंठने हैं जो इनको नहीं पता। तो उन टेक्निकलिटीज़ को हमें साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के माध्यम से तैयार करना है। और मुझे लगता है कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स मार्केट में लाएंगे, तो आप इनोवेशन के माध्यम से अपने आप कंपनीज बनाएंगे, और साइबर सिक्योरिटी और साइबर फोरेंसिक्स के माध्यम से आप उन केसेस को टैकल करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे आने वाले 5 सालों में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की बहुत रिक्वायरमेंट होने वाली है, साइबर फोरेंसिक्स प्रोफेशनल्स की बहुत रिक्वायरमेंट होने वाली है। जिसका आप जो बता रहे हैं सर, इसी बात को दूरदर्शन बखूबी समझता है और जानता है। इसलिए आज का जो कार्यक्रम है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर, क्योंकि आने वाले समय में हमारे साइबर एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स की आवश्यकता पड़ेगी। आई होप कि हर कंपनीज में ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो अगला सवाल है मेरा सर, क्योंकि बदल रहा है दौर, और बदलते दौर के साथ हम सब कुछ ईजिली हाथ में हमारे मौजूद हैं। कभी किसी ज़माने में रेल की टिकट के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ती थी कहीं जाने की, तो हम रेल की टिकट खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े होते थे। अब मोबाइल में है। इसी तरीके से हम बैंकिंग भी मोबाइल के माध्यम से करते हैं। अब तो अगर कोई एजेंडा पर बात करनी हो, तो हमें ज़्यादा कहीं नहीं, अभी कोई ना कोई चैट पर हम चले जाएंगे और वो एजेंडा का पूरा डिटेल आ जाता है। अब आता है मामला सीधा कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कितना रोल बढ़ रहा है, और उसमें नाइलिट क्या काम कर रहा है? देखिए, ये आजकल ना ये बहुत बज़वर्ड्स हैं। किसी भी डिबेट में आप शामिल हो जाइए, कहीं पे भी बात करिए, स्कूल्स में बात करिए, कॉलेजेस में बात करिए, यूनिवर्सिटी में बात करिए, और तो एक बज़वर्ड हो गए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिथ भी थोड़ा सा लोगों में आ गया है। तो मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे नाम से ही क्लियर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बनाया तो हम नहीं है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों के लिए, जैसे हम हैं, हम भी इंटेलिजेंस का यूज़ करके कोई काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल का मतलब आप कृत्रिम रूप से आपने किसी को परिपक्व कर दिया, उसको तैयार कर दिया कि अब आपको कुछ पूछना हो तो आप उससे पूछ लीजिए। यानी आपको कुछ भी पूछना है, जैसे आपने चैट जीपीटी का नाम लिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चैट जीपीटी से कर लीजिए, सब कुछ चैट जीपीटी कर दे रहा। तो अब चैट जीपीटी आप कहेंगे कि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो दिमाग की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। दिमाग की आवश्यकता तो है और इमोशंस की आवश्यकता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है नहीं। तो यानी आपने उसको कुछ सवाल पूछा तो आपको आंसर तो मिल जाएगा, तैयार भी सब हो जाएगा, लेकिन जो इमोशंस आप व्यक्त कर सकते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। तो ये एक रोल हमेशा ही रहेगा, और लोग इसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि उसमें इमोशन डाल दिए जाए। तो आपने रोबोटिक्स और रोबोट, ऐसे रोबोट भी सुने होंगे जो इसमें जो इमोशंस के हिसाब से काम करता है। कुछ मूवीज़ भी उस पर बनी है। बट मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे इमोशंस के साथ ये अभी बहुत दिल्ली दूर है जिसे कहते हैं, लोग इस पे काम कर रहे हैं। बट मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा उसी तरह का एक इमोशन के साथ इंटेलिजेंस बना दिया जाए तो फिर आर्टिफिशियल रहेगा नहीं, फिर तो हम आप जैसे क्लोन हो जाएंगे। तो वो एक, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जैसे लोगों को में मिथ है कि नौकरी चली जाएंगी, बिल्कुल नौकरी नहीं जाने वाली। अगला सवाल आपसे यही लेने वाली थी कि बहुत सारे लोगों में मिथ फैल गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होने से, जिसमें इमोशन का भी यूज किया जा रहा है, ऐसी भी तकनीकों का विकास किया जा रहा है, तो इसकी वजह से बहुतों की नौकरियां भी चली जाएगी। क्या ऐसी कोई बात है? अब आप देखिए, आप मुझे बताइए कि पहले भी लोग काम करते थे जब कंप्यूटर नहीं थे, तभी लोगों को लगता था कि जब कंप्यूटर आ जाएंगे तो हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। अब आज सारे लोग कंप्यूटर के बगैर काम ही नहीं कर पाते हैं। फिर लोगों को लगता था कि इंटरनेट नहीं होगा तो, मतलब पहले लोग कंप्यूटर से वर्स नहीं थे, तो लोगों को लगता था हम तो ये हाथ से ही काम करेंगे, वही अच्छा। अब कंप्यूटर के माध्यम से फटाफट काम हो रहा है तो और तेज़ी से आप काम कर पा रहे हैं। तो कंप्यूटर अब सबके ज़माने में आ गया। आप किसी को आप नौकरी कहो तो कहता है पहले मेरे पास कंप्यूटर है कि नहीं मेरे टेबल पर। तो कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि चीज़ों को बहुत तेज़ी से करना है तो उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर की आवश्यकता है। आजकल तो हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करने लगे हैं, यानी केवल कंप्यूटर से तो काम कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर, अब हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करने लगे। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा मित्र है। उस मित्र से आप कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपने सारे काम कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप हेल्थ केयर में आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। यानी उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ तब कर पाएंगे जब आपको उसके बारे में पहले जानकारी होगी। तो यानी वो भी तो एक कोड के माध्यम से ही चल रहा है। तो अगर कोड के माध्यम से चल रहा है तो मुझे लगता है कि उसको हमें इस तरह से यूज़ करना है कि अब आप सोचिए, आपको कोई लेटर तैयार करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप 2 मिनट में लेटर तैयार कर लेते हैं। पहले उसी को करने में आप 2 घंटे लगते थे, अब उसको करने में आपको 2 मिनट नहीं लगते। तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि आप और काम को भी एफिशिएंटली कर सकते हो। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आप तैयार होंगे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और क्षेत्रों में अपना योगदान दे सकते हैं। तो हमारा रोल केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना तो है ही है, साथ साथ हम लोगों को इनोवेशन के माध्यम से कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे उसको एप्लीकेशन करके उसको यूज़ कर सकते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी और किन क्षेत्रों में हम उसको यूज़ कैसे, एग्रीकल्चर जैसे मैंने आपसे कहा, इन क्षेत्रों में कैसे कर सकते हैं, यानी फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड हम कैसे कर सकते हैं। ये नाइलेट का भी काम है, जो नाइलेट की एक टैग लाइन भी हम लोग हमेशा बोलते हैं। अगला सवाल जैसे यही पूछने वाले थे, आपने एग्रीकल्चर की भी बात की, मेडिकेयर की भी बात की, मेडिकल की भी बात की है, तो सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं यूज़ भी बहुत बढ़ चुका है। ऐसे बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल भी हम सभी को देखने को मिला है कि कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीटी चैट पर चैटिंग कर रही है, एक प्रेग्नेंट लेडी है और वो मैसेज करती है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम वर्स्ट सिचुएशन, मैं क्या करूं, और वो उधर से जवाब आता है कि आप तुरंत डॉक्टर को कनेक्ट करें, डॉक्टर को कांटेक्ट करें। तो जब वो डॉक्टर को कांटेक्ट करती है तो पता चलता है कि उनकी जान बच गई, नहीं तो 1 घंटे के बाद उनकी जान भी जा सकती थी, जच्चा बच्चा। तो खैर, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक बहुत ही बढ़िया पक्ष हुआ। जब बात किसी भी वैज्ञानिक पद्धतियों की होती है तो डेफिनेटली पक्ष और विपक्ष की दोनों तरफ की बात होती है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? देखिए, एक साइड इफेक्ट अगर आप इसको ऐसे सोचेंगे तो अगर आप स्कूल लेवल से शुरू करें तो स्कूल लेवल में जो एक मेहनत करने की एक परिपक्वता जो हम ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में पहले करते थे कि बच्चों को स्टेप बाय स्टेप को सिखाने की आवश्यकता है, वो पार्ट अब मिसिंग हो गया। आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब छोटे बच्चों से, चूंकि हम छोटे बच्चों को छोटी क्लास से ही एआई पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों में थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ देयर माइंड्स
वो इसका आस्पेक्ट है जो हम उनको सोचने का मौका नहीं दे रहे। यानी आप अपने आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते थे, आपको लगता है कि मैं अपने आप कर सकता हूँ, तो थोड़ा आप जूझते थे, थोड़ा सा आप उसके लिए चैलेंजेस आपके सामने आते थे, तो चैलेंजेस को करने के बाद आप थोड़ा सा और निखरते थे, आप अपनी बात को सोल्यूशन निकालते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि आपको जैसे ही प्रॉब्लम लगती है, आप पड़ाक से आपके पास ऑप्शन है तो आप उसको सोल्यूशन निकालें। तो इसका एक ये ड्रॉबैक है। लेकिन मैं इसको ड्रॉबैक, तो चूंकि आपने मुझे पूछा इसलिए मैंने ड्रॉबैक बताया, क्योंकि छोटी क्लासेस से बच्चों को आप, यानी पहले कैलकुलेशन हम हाथ से करते थे, यानी पहाड़ा में आता था, पहले हमें 1 से 20 तक के पहाड़ा याद होते थे। अब आज आप छोटे बच्चों को 1 से 20 का पहाड़ा याद करोगे तो बच्चे अटकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं याद होते, बट कुछ बच्चे सोचते हैं, उनको कहते हैं क्या दिमाग लगाना है इसके में, तो कैलकुलेटर है हमारे पास, कैलकुलेटर से कर लेते, 2 मिनट लगेंगे, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो वो जो एक लर्निंग फेज स्टेप बाय स्टेप एक हिरार्कल में आप सीखते हैं, वो थोड़ा सा मिसिंग है मुझे लगता। बट मुझे लगता है कि ये एक ऐसा है कि आप ये कहेंगे कि भाई अब उन बच्चों की गलती थोड़ी है जो इस इरा में पैदा हुए हैं। तो उनको अगर ये पैदा हुआ है कि उनको ये पता लगा कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से मिल रहा है, तो वो अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाएंगे। यानी वो टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो अब बच्चे हमें सिखाएंगे इनोवेशन के माध्यम से। अब सर हम सीधे नाइलिट पटना और बक्सर पर आ जाते हैं। बक्सर और पटना दोनों जगह नाइलिट की संस्थानें काम कर रही है और बहुत सारे ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी इस ट्रेनिंग कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग क्या सिखाते हैं और साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या अवेयरनेस प्रोग्राम, ये बिल्कुल मुफ्त होता है? क्योंकि हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन पर सामने बैठे लोग देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे क्या इसमें रोजगार अगर वो लेना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, इसके बारे में बहुत जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो कहाँ कनेक्ट होंगे, किन से कॉन्टैक्ट करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं बहुत विश्वास के साथ और परिपक्वता के साथ ये बात कहता हूँ कि हमारे नाइलेट पटना ने, बक्सर ने और मुजफ्फरपुर ने मिलकर एक कार्यक्रम शुरू किया है जो बिहार सरकार के होम डिपार्टमेंट के साथ हमने मिलकर शुरू किया है। वो प्रिजनर्स के लिए है। यानी कारागर में जितने भी जेल में रहने वाले कारा निवास में लोग हैं या प्रिजनर्स जिन्हें कहते हैं, उन प्रिजनर्स के साथ हम नाइलेट ने बिहार गवर्नमेंट के साथ, होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हाथ मिला के एक काम शुरू किया है जो कि पूरे पैन बिहार में चलेगा। उसमें हमने ये करना है कि जो कारागार में प्रिजनर्स हैं उन लोगों की जिनकी 2-3 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में सज़ा ख़त्म होने वाली है, उन लोगों को हमने ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है ताकि वो काम करने के बाद हम लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर मेन स्ट्रीम में शामिल हों और ताकि वो दोबारा से कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें ताकि उनको जेल जाना पड़े। तो उनको भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन ट्रेनिंग देने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको नाइलेट में ही एज ए ट्रेनर रखेंगे ताकि वो ही जाके उसके बाद कारागार में जाने के बाद ट्रेनिंग दें। तो मुझे लगता है कि बिहार सरकार की और भारत सरकार की एक पहल के तहत जिसमें प्रिजनर्स को मेन स्ट्रीम में शामिल करने का एक कार्य शुरू किया है, तो और वो ट्रेनिंग हमारी शुरू भी हो गई है और उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स अब मुझे आगे आने वाले समय में दिखाई देंगे। तो एक तो यह पहला काम हम लोगों ने शुरू किया है और दूसरा आपने कहा, मैं आप एक भी और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस एकेडमी जो कि राजगीर में है, तो बिहार पुलिस एकेडमी में जितने भी पुलिस पर्सनल्स हैं, यानी जो न्यूली रिक्रूटेड डीएसपीज होते हैं या सब इंस्पेक्टर होते हैं, उन लोगों को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देने का काम नाइलेट करता है। और ये अगर आप देखेंगे तो अब आप कहेंगे कि पुलिस पर्सनल्स को ट्रेनिंग देने का, यानी जो न्यूली रिक्रूटेड लोग हैं पुलिस पर्सनल्स, उनको अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो वो लोग आगे फिर मार्केट में आएंगे। मार्केट इन द सेंस जब सोसाइटी में वो लोग आएंगे तो सोसाइटी में उन लोगों को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे। तो अगर वो चैलेंजेस, यानी उनको हम थ्योरी और प्रैक्टिकल, 3 घंटे थ्योरी और 3 घंटे प्रैक्टिकल का जो हमारे कोर्सेज हैं उनको करा रहे हैं। और ये आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि ट्रेंड प्रोफेशनल्स इन टर्म्स ऑफ सब इंस्पेक्टर और डीएसपीज निकलेंगे, जिसका फ़ायदा हमें प्रोफेशनली और सोशली देखने को आगे आने वाले समय में मिलेगा। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि अभी जैसे मैंने प्रिजनर्स कहा आपको, प्रिजनर्स के लिए हमने ट्रेनिंग शुरू किया, पुलिस एकेडमी के लिए हमने ट्रेनिंग शुरू किया। सिमिलरली हमने जो आर्मी पर्सनल्स हैं, यानी अभी हमने पीछे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्मी पर्सनल्स के साथ किया जो दानापुर में बीआरसी है, बिहार रेजिमेंट वहाँ पर, तो वहाँ पर हमने पुलिस के जितने पर्सनल्स हैं उनको भी हम लोगों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द। ये ट्रेनिंग फ्री होती है या कुछ चार्जेस होते हैं? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चों के लिए हैं, बच्चों के लिए, SC/ST वाले बच्चों के लिए और महादलित बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिन भी बच्चों को अगर फीस देनी भी पड़ती है, 42 रुपये पर घंटा की फ़ीस है, जो बहुत नॉमिनल है। और अगर ऐसा होता कि बच्चे वो फीस भी नहीं दे पाते तो वो फीस भी हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोजेक्ट में करते हैं। सर, अब एक सवाल मेरे मन में भी है, मैं भी अगर इस कोर्स को करना चाहूँ जी,
तो हम जैसे लोग, कुछ लोग कोर्स जी, करना चाहेंगे। बहुत बहुत अच्छा आपने पूछा। हाँ, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, ये जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम पूरे स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी सबके लिए कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप एज ए प्रोफेशनल, यानी एज आप एम्प्लॉई आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, यानी उसमें टीचर्स के साथ साथ हम एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन, तो दो तरीके, एक तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम सब टीचर्स को ट्रेन करते हैं, और एक हमारा प्रोग्राम होता है जिसमें हम प्रोफेशनल्स को, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनका एक गवर्नमेंट की स्कीम है फ्यूचर स्किल प्राइम। तो फ्यूचर स्किल प्राइम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, जिसमें जितने भी प्रोफेशनल्स वर्किंग हैं उनको जो अगर ट्रेनिंग देनी है, तो उनको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद हम आपको टाइमलाइन बताएंगे कि कब वो ग्रुप बन गया है। तो सर, रजिस्टर कहाँ करना होगा? मैं आपको कोई बताता हूँ। वेबसाइट? जी, तो अगर आपको नाइलेट की से रिलेटेड कोर्सेज में आना है, तो आप नाइलेट पटना डालिए, गूगल पे आप नाइलेट पटना डालेंगे तो नाइलेट पटना की वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे आने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप कोर्सेज की डिटेल आ जाएगी। उन कोर्सेज में जहाँ रजिस्टर करना है आपको लिंक आ जाएगा, वो लिंक से आप शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसमें हेल्पलाइन के नंबर्स हमने दिए हुए हैं वेबसाइट पे। सो NIELIT nilet.gov.in आप करके सर्च करेंगे गूगल पे तो आ जाएगा, और वो करके आप हमसे किसी भी तरह की अगर समस्या है तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके लिए अवेलेबल हैं आपके पास। और कोर्सेज भी, ये भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूं, क्योंकि आपने पूछा था, मैं बताना भूल गया था। कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है वो 90 आवर्स से लेके 540 आवर्स तक है। यानी आप कोर्सेज को, यानी 90 आवर्स कहेंगे सर, आप पूछेंगे तो कितने दिन में हो सकता, यानी 15 दिन में भी हम 90 आवर्स का कोर्स कर सकते हैं, 6 आवर्स अ डे। और अगर आप चाहते हैं कि जिसमें हम 3 घंटे थ्योरी और 3 घंटे प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो 15 दिन में हम कोर्स खत्म कर देते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं, मेरे को तो एक ही वीक में पढ़ना, तो हमने उसको नॉन NSQF अलाइंड कोर्सेज भी हैं, जिनको हमने एक हफ्ते के लिए भी डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आप रजिस्टर करेंगे और आप हमें बताएंगे कि आपको इस तरह का कोर्स करना है, तो वो भी हम कोर्स करवाते हैं। जी, नितिन पुरी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके पहले कि हम आपका धन्यवाद करें, आपने व्यापक जानकारी दी है। और चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे जो युवा खासकर आपको देख रहे हैं और हमारे जो राज्य के लोग देख रहे हैं, पूरे देश और दुनिया देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे साइबर सिक्योरिटी को लेकर स्पेशली? जी, मैं थोड़ी सी बात आपकी, थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा आपका इस बात को कहने में, क्योंकि मैं फिज़िक्स का प्रोफेसर भी हूँ, और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हूँ फिज़िक्स का। तो 15 साल से वहाँ पे काम करने के बाद मुझे यहाँ पे कार्यकारी निदेशक का पद मिला। तो मुझे सबने कहा कि भाई आप कहाँ दिल्ली छोड़ के बिहार जा रहे हैं और वहाँ पटना में क्या करेंगे? तो मैंने कहा नहीं, चूँकि मुझे राष्ट्र सेवा के भाव से काम करने का मौका मिला, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। और तो नाइलेट के साथ जुड़ के मैं देश सेवा कैसे कर सकता हूँ, तो ये मन में भाव था। और मैं जब यहाँ आया तो नाइलेट का एक जब आपने कहा क्या कहें, तो मैं तो दो चीज़ें कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि नाइलेट की यही पहचान कुशल भारत और क्षमता निर्माण, क्या बात, ये कार्य से हम कर रहे हैं। और दूसरा जो भारत के प्रधानमंत्री जी का भी एक विज़न है विकसित भारत का 2047, उसके क्षेत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। तो अगर हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2047 में विकसित भारत, जो मोदी जी की एक टैग लाइन है, और कर रहे हैं हम सब उसमें काम, और ड्रीम है, और तो मुझे लगता है कि उसमें मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ नाइलेट के माध्यम से। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब तक पहुँचें, और इस विज़न के साथ कि हम 2047 में विकसित भारत बनेंगे। तो मैं 2-4 लाइनें कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मंजिल करीब आती गई, खुद ब खुद मंजिल मेरे करीब आती गई, मेरा हौसला देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे स्टूडियो में आए। तो दर्शकों, उम्मीद है कि जो आज साइबर सिक्योरिटी को लेकर नाइलेट जो कार्य कर रहा है, और साथ ही साथ हमारे राज्य के छात्र एवं छात्राओं का उसे कौशल, यानी कि उनके कौशल का विकास कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर ही सिर्फ काम नहीं किया जा रहा, बल्कि नाइलेट के माध्यम से उद्योग की ओर भी हमारे जो युवा हैं वो आगे बढ़े, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी जा रही है। उम्मीद है जो हमारे दर्शक हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।